उसको लेके जो भी आगे की कार्रवाई की वो उनके अंदर निकाला गया और उन्होंने मेरे सेशन के लिए एक बेस, एक नींव रख के गए हैं कि बॉर्डर लेवल के ऊपर में मेरा ये सेशन जो है वो बंधुआ मजदूरी के ऊपर, जैसे आपने डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी ने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं उसके बारे में, तो इसलिए मैं कुछ स्लाइडें जो है वो मैं नहीं इधर प्रस्तुत करूंगा या आगे उसको स्किप करके मैं जाऊंगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो हर सत्र के बाद में आप पूछ सकते हैं। जैसे डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी अभी आए थे, तो उस समय जब मेरा सेशन कंप्लीट होगा तो आप दोनों सेशंस का जो क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। नहीं तो उसके बाद लंच में भी टाइम मिलता है और उसके बाद में लंच के बाद में भी हमारे पास टाइम है, जहाँ पे हम ओपन डिस्कशन एक टाइम रखेंगे जहाँ पे क्वेश्चन और आंसर का जो जवाब देने, जो भी क्वेश्चन है किसी के मन में अगर आ रहा है उसके लिए हम बात करेंगे। तो बंधुआ मजदूरी, जैसे सर ने बताया था कि BLSA जो एक्ट है 1976 का जो एक्ट है, तो उसी के अंतर्गत जो इसकी परिभाषा को जो लिखा गया है कि जब एक देनदार किसी एक लेनदार को समझौते या एग्रीमेंट के तहत उसे पूर्ण या आंशिक रूप से बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर करता है, तो उसे हम बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तो इसमें एक समझौता किसी प्रकार का हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है, मुंह से बोल दिया ठीक है, और रिटर्न में भी हो सकता है। तो ये किसी भी प्रकार का समझौता हो सकता है, पूर्ण रूप से भी हो सकता है, आंशिक रूप से भी हो सकता है समझौता कि ठीक है हम इतना आधा करेंगे आधा नहीं करेंगे, तो दोनों तरीके से जो है वो हो सकता है। तो वो बंधुआ मजदूरी की जो कैटेगरी में आता है। और बंधुआ मजदूरी, यहाँ पे मैं एक बात को कहना चाहूंगा कि बहुत सारे जो हमारे ग्रास रूट लेवल के यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक रिपोर्ट के अनुसार हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें उस रिपोर्ट को हम भेज देंगे, और भी जो भी यहाँ पे PPT हम शेयर कर रहे हैं, जो भी मटेरियल हम शेयर कर रहे हैं, तो हम आपको भेज देंगे। तो शायद नोट लेने की या किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इधर ध्यान देने से अच्छा है। तो यहाँ पे कम से कम 86% के अनुसार, स्टडी के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार 86% जो बंधुआ मजदूर है वो SC/ST कम्युनिटी से जो है आते हैं। 86%, बाकी के जो 14% है वो अलग अलग कम्युनिटी से जो है बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ SC/ST के लोग बंधुआ मजदूर होते हैं, दूसरे भी है, लेकिन 86% जो है वो लोग उधर से जो SC/ST से आते हैं। ये जो NCRB का रिकॉर्ड है ये प्योरली जो बॉर्डर लेबर और ट्रैफिकिंग के ऊपर में है। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि NCRB कैसे डेटा को रिकॉर्ड करता है। जब हम NCRB में जाके IGM उधर जाके कंसल्टेंट किया, बात की उन लोगों के साथ में, तो उन्होंने कहा कि हम वो डेटा रिकॉर्ड करते हैं जो FIR में मैक्सिमम जो सजा देता है। अभी मान लीजिए अगर बंधुआ मजदूरी के लिए 3 साल की सजा है, लेकिन ट्रैफिकिंग के लिए 7 साल की सजा है, तो उसको वो एक FIR काउंट करेंगे, लेकिन वो 370 के अंदर में डाल देंगे। अगर मान लीजिए BLSA में FIR BLSA के अंदर भी है, 370 के अंदर भी है, तो यहाँ पे काउंट नहीं करके वो 370 में काउंट करेंगे। ये हो सकता है कि 370 में जो 5099 जो है उसमें BLSA भी हो और नहीं भी हो, या अदर क्राइम भी हो। तो जो भी हाईएस्ट क्राइम होता है, अगर BLSA भी लग गया, जैसे बॉर्डर लेबर का भी लग गया, ट्रैफिकिंग का भी लग गया, लेकिन रेप का भी लग गया, तो वो इधर नहीं काउंट किया जाएगा, फिर उसको रेप के अंदर में लेके जाएगा। जहां पे मैक्सिमम पनिशमेंट है, NCRB उसी डेटा को जो रिपोर्ट करता है। जब हम उनसे कंसल्टेंट कर रहे थे कि क्या इसको सेपरेट किया जा सकता है, तो उसका बहुत मुश्किल है इस चीज को हम सेपरेट करना, क्योंकि हम पहले से ही इसी चीज को जो है जो करते आ रहे हैं हम कर रहे हैं। तो ये एक डेटा है मोटा मोटा कि अभी आप देख रहे हैं डेटा कि 2016 में बहुत ज्यादा था, उसके बाद धीरे 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 करके जो कम हुआ है। उसके कारण हो सकते हैं कि कुछ, जैसे डॉक्टर शैलेंद्र पांडे सर ने बताया कि कुछ लोग को अवगत ही नहीं है कि क्या करना है, उसके अंदर कार्रवाई कैसे करना है, किस तरीके से करना है। और अगर अवगत भी है तो नीचे से जो है डेटा ऊपर तक नहीं पहुंच पाता। अभी भी अगर 5099 में अगर हम देखें तो हमें नहीं लगता कि सारा डेटा ऊपर तक गया है, क्योंकि कुछ ब्लॉक लेवल पे खत्म हो जाता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खत्म हो जाता है, कुछ डेटा स्टेट लेवल पे भी खत्म हो जाता है, उसके बाद में NCRB के पास में जो डेटा पहुंचता है। तो ये मोटा मोटा जो डेटा हम उसके अंदर डालते हैं। एक फॉर्मूला होता है मैथ में हम सभी पढ़ के आए, एक फॉर्मूला होता है बंधुआ मजदूरी का भी एक फॉर्मूला है। ये BLSA एक्ट के अनुसार है, ये कोई हमारा IGM का या किसी का कुछ नहीं है, ये बॉर्डर लेबर के एक्ट के अनुसार एक फॉर्मूला जो क्रिएट किया हुआ है, उसको समझने के लिए अच्छे से, अगर कोई कर्ज होता है या दायित्व होता है,
जिसकी वजह से, इस चीज को बहुत अच्छे से हमको ध्यान देना है, जिसकी वजह से सिर्फ कर्ज और दायित्व होने से कोई वो नहीं, अगर उसकी वजह से मानव हक का या उसके आजादी पर या उसके अधिकारों पर, मूलभूत अधिकार हो सकते हैं, दूसरे अधिकारों पे किसी भी प्रकार की पाबंदी होती है तो वो बंधुआ मजदूरी के माना जाता है। अगर उनका कर्ज या दायित्व लिया है कोई, उसकी वजह से उसके अधिकारों पर पाबंदी है तो वो बंधुआ मजदूरी मानी जाती है। अब इसको हम, अगर आप देखेंगे आपके हर एक जन के टेबल पे जो फोल्डर है उसमें हमने एक कार्ड रखा हुआ है, जिसमें इस कार्ड में दो चीजें हैं। एक तो है BLSA सिस्टम के अनुसार एक फॉर्मूला दिया हुआ है, दूसरा फॉर्मूला है ये ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक फॉर्मूला के तौर पे जो कराया हुआ है, ये भी एक्ट है, पूरा एक्ट के अंदर से हमने लिया हुआ है। ये छोटा है और इंग्लिश में भी है, और हिंदी में हम जब ग्रुप बनाएंगे तो उसको हिंदी में हम कन्वर्ट करके डेफिनेटली हम आप लोगों को हिंदी में इसको हम सेंड करेंगे। तो इसमें ये लिखा हुआ है, अगर हम देखेंगे पहले से ही अगर देखते हैं तो अगर ये सारे इसके अंदर में या आ रहा है, ये सभी में या आ रहा है, तो या तो इनमें से कोई भी एक हो सकता है प्लस उनमें से कोई एक हो सकता है, फिर वो बंधुआ मजदूरी कहलाएगा। अगर ये गायब है तो भी बंधुआ मजदूरी नहीं होगा, उनमें से कुछ गायब है तो भी बंधुआ मजदूरी नहीं होगा। एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट एक होना ही है, 1+1, तभी वो बंधुआ मजदूरी होगा। लेकिन अगर इनमें से एक भी नहीं है, अगर उसमें से भी एक नहीं है तो बंधुआ मजदूरी हम नहीं माना जाएगा। तो अगर कोई अग्रिम लिया है या कोई आर्थिक प्रतिफल का मैं बताना चाहता हूँ। देखो, अग्रिम लिया तो सीधा सीधा एडवांस लिया या कोई लोन लिया है, लेकिन आर्थिक तौर से क्या हो गया, अभी आपने पैसा नहीं दिया उसको, लेकिन आपने कहा कि ठीक है काम कीजिए। मैं तेलंगाना का एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जहां पे उन लोगों को मछली पकड़ने का उनका कारोबार था, उनको पैसे नहीं देंगे, उन्होंने जाल दिया उनको, अब जाल दीजिएगा हमसे, मछली पकड़ के लेके आइएगा, लेकिन वो मछलियां आप हमको बेचोगे। अब बाहर डायरेक्टली मार्केट में जाके नहीं बेच सकते। शैलेंद्र पांडे साहब ने बोला था कि मार्केट में आप अपना सामान अपनी मर्जी से नहीं बेच सकते हैं, और यहाँ पे हमने उसको लिखा हुआ है, रोजगार जो ये बाजार में उचित बाजार मूल्य पर जो चीजें बेचने की स्वतंत्रता उनको नहीं है। तो वो कंपनी आई, उन्होंने जाल दिया उनको, और जब वो जाल लेने के बाद मछलियां पकड़ी, उनको एक कंडीशन रखी कि हमने आपको जाल दिया इसलिए आप मेरे को ही मछलियां बेचोगे, बाजार में जाके नहीं बेच सकते। बाजार में अगर वो 100 रुपए किलो मछली बिक रही है, वो कंपनी उनको 20 रुपए किलो के हिसाब से लेती थी, जहां पे 80 रुपए मुनाफा वो खुद कमाते थे। तो इसलिए उनके अधिकारों का हनन हुआ किसी आर्थिक प्रतिफल या कर्ज की वजह से। अब जैसे सर जी ने बताया था कि किसी अगर जो आप किसी एक विशिष्ट जाति से हैं, तो रीति रिवाज है जहाँ पे एक घोड़े पे बैठा है तो आप नहीं बैठ सकते हैं, ये जात उधर नहीं जा सकती है। अगर आपने नाई का काम किया तो वही आप करते रहेंगे, अगर सीवरेज को क्लियर करने का काम करते हैं, आपकी जनरेशन पूरी वही काम करेगी। तो अगर आप किसी समुदाय से, किसी जाति से या किसी ऐसे रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं जिसके कारण आपके किसी भी अधिकार पर पाबंदी है, तो वो भी बंधुआ मजदूरी की श्रेणी में आता है। तीसरा, उत्तराधिकार और प्रतिभूति। तो उत्तराधिकार जैसे सर ने बताया था कि एडवांस किसी ने लिया है, बाप दादा ने लिया है, लेकिन उसकी पुश्तें अभी तक चुका रही है उस एडवांस को, लिया हो 500 रुपए 1000 रुपए लिया होगा, लेकिन उनकी पढ़ाई ना होने की वजह से, अनपढ़ होने के कारण उन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो होता है। या फिर श्योरिटी के तौर पे, प्रतिभूना श्योरिटी के तौर पे ले लेते हैं कि ठीक है ये चुका देगा, अगर ये नहीं चुकाया तो ये चुकाया। ऐसे बैंक में होता है, क्या आप बैंक में लोन लेने जाते हो कहेंगे क्या किसी का खाता है कहीं पर, तो इसी तरीके से ये है, अगर वो गुजर जाते हैं तो ये इसको पकड़ के लेके चले जाएंगे। अगर मैं कल को लोन लिया है, मैं श्योरिटी प्रिया की दे दी, तो प्रिया को पकड़ के ले जाएंगे अगर मैं नहीं चुका पाया उस चीज को, तो उसके कारण अभी उनके किसी भी अधिकार का हनन होता है, तो वो कहलाता है। अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार और ठेका श्रमिक, इसमें दो चीजें होती है, ISMW जो इंटरस्टेट माइग्रेशन वर्कमैन एक्ट जो है उसके तहत, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत में, अगर बाहर से भी लोग आके यहाँ पे काम करते हैं राजस्थान में, या राजस्थान के लोग बाहर जाके काम करते हैं और उसके कारण उनके किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है, या उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती, रोजगार की स्वतंत्रता नहीं, आने जाने की पाबंदी जो है, और बाजार मूल्य पर वो नहीं बेच सकते हैं, तो वो भी बंधुआ मजदूरी की श्रेणी के अंदर में आएगा। उसके बाद है उनके अधिकार हम ज्यादातर हमने देख लिए कि बाजार मूल्य पर चीजें, मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि नेट
जो उनको मछली पकड़ने के लिए नेट दिए और आप डायरेक्टली नहीं बेच सकते हैं, लेकिन आप हमारे थ्रू बेचिएगा, तो उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। आने जाने की स्वतंत्रता नहीं है। इस स्वतंत्रता को हम दो तरीके से हम देख सकते हैं। अभी बंधुआ मजदूरी के आजकल लोग क्या देखते हैं कि वो जंजीर से क्यों नहीं बंधा है, या जब भी गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ में कभी कभी आगे कहते नहीं आज नहीं है क्योंकि वो जंजीर से चैन से नहीं बंधा है इसलिए। लेकिन अगर हम देखें एक अदृश्य चैन होती है उनके दिमाग में जिसको वो छोड़ के नहीं जा सकते। और उदाहरण के लिए अभी मान लीजिए कि एक पूरा परिवार एक ईंट भट्टा में काम कर रहा है, उसके बाद कोई उसके परिवार से गुजर गया, तो वो पूरा परिवार कह रहा है कि हम जाके हम अंतिम संस्कार करने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन जो मालिक है वो कह रहा है कि नहीं आप जाओ सारा परिवार, लेकिन आप में से एक जन इधर रहना है। अब पूरा परिवार नहीं, क्योंकि अगर सब चले गए तो वापिस नहीं आओगे, लेकिन एक बंदा अगर यहाँ पे रहेगा तो तुम वापिस आओगे। या फिर क्या करते हैं उनका पैसा रख लेते हैं। अभी उन्होंने 50,000 कमाया, 20,000 रुपए रख लेते हैं, 30,000 रुपए उनको दे देते हैं कि 20,000 जब अगली साल आओगे ना काम करने के लिए अब तब ले लेना। तो वो एक अदृश्य चैन है जो हमें शायद नहीं दिखती है, उस चीज को नहीं देखते इसको, लेकिन हमको देखने की जरूरत है कि ये उस चैन से जुड़ा हुआ है और वो उससे बाहर नहीं जा सकता, जाएगा तो उसका नुकसान है। रोजगार की स्वतंत्रता, कभी कभी देखिए ईंट भट्टा का जो सीजन होता है या कोई और फैसिलिटी का 3 महीने के लिए होता है, 6 महीने के लिए होता है, उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है, आप नहीं कर सकते। तो उस चीज में क्या है, भट्टे का मालिक या कोई भी दूसरी संदर्भ का जो मालिक है जो भी, वो क्या कहेंगे कि आप जो है यहीं पे काम करो। वो कहेंगे मालिक यहाँ पे काम नहीं है, बारिश हो रही है, क्या हम बाहर जाके काम करें, क्या आपसे जो ऋण लिया हम बाहर जाके काम करके चुका देंगे? तो मालिक कहेगा नहीं, क्योंकि मालिक को पता है बाहर जाके काम करने से वो चुका देगा, उसका लोन चुका देगा। और यहाँ पे वो एक्सप्लोटेशन के ऊपर एक्सप्लोटेशन करता रहता है, पैसे के ऊपर पैसा कुछ कुछ देता रहता है। जो 10,000 एडवांस चुकाने के लिए उसको 10 साल लगते हैं और तब भी 10,000 रुपए एडवांस नहीं चुकाया जाता है। तो रोजगार की स्वतंत्रता नहीं है। न्यूनतम मजदूरी, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में और सभी स्टेट में एक न्यूनतम मजदूरी होती है जो लेबर डिपार्टमेंट हर 6 महीने में उसको रिलीज करते हैं कि आज ये जो है न्यूनतम मजदूरी इतनी होनी चाहिए श्रमिक के लिए, इतनी मजदूरी जो है होनी चाहिए। अगर वो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है तो वो अगर उधर से एक और इधर से एक जो है वो बंधुआ मजदूरी की प्रथा के अंदर में। आइए हम इसको एक आसान तरीके से समझते हैं अपने हाथ से ही। हमने जो नोट्स है उसके अंदर भी एक हाथ हमने लगा के रखा हुआ है, ये हाथ है, हम हाथ के तरीके से इसको समझते हैं। अंगूठे को मान लीजिएगा आप कि कोई कर्ज है या ऋण लिया है, आर्थिक आधार है, दायित्व है, प्रथागत है, जाति समुदाय से आता है, या फिर वो ISMW इंटरस्टेट डेवलपमेंट एक्ट के तहत में या फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत में आता है। तो एक ये कंडीशन हो गई अंगूठे की कंडीशन। प्लस अगर उसके अलावा, प्लस इसलिए मैं हमेशा प्लस के निशान, ये एक इनमें से कोई भी एक, प्लस ये आवाजाही पर प्रतिबंध, अगर उनको प्रतिबंध लगा दिया जाता है, आप इधर नहीं आ जा सकते, आप नहीं आ सकते, ना ही जा सकते हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो वो, या फिर दूसरा मालिक काम खोजने पर दूसरे मालिक के यहाँ पे जाके बाहर जाके काम करने पर उनको पाबंदी रहती है। तो ये है जो दूसरी वाली बोली जो है उसके लिए। और अपना माल अपनी मर्जी से बाजार मूल्य पर बेचने पर पाबंदी है कि मेरी चीज है लेकिन मैं नहीं बेच पा रहा हूँ, या मैं काम कर रहा हूँ, मेरी खेती है, चाहे मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिए लेकिन मैं नहीं उसको बेच पा रहा, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलना। तो अगर एक अंगूठा प्लस ये इन तीनों में से कोई भी एक होगा तो वो बंधुआ मजदूरी इज इक्वल टू वो बंधुआ मजदूरी के अंदर में आएगा। एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते, एक से ज्यादा हो सकते हैं कि न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही, वो आ जा भी नहीं सकते हैं, और दूसरे मालिक के यहाँ पे काम भी खोजने पर पाबंदी हम लोग, ये हो सकता है, लेकिन कोई भी मिनिमम एक रिक्वायरमेंट जो है उनका होना वो जरूरी है। उद्योग में बंधुआ मजदूरी देखी गई है, जैसे डॉक्टर शैलेंद्र पांडे सर ने ऑलरेडी बता दिया गया है, तो मैं इनको फिर से मैं नहीं बताना चाहता। और बंधुआ मजदूरी में लिप्त अपराध जो है, और बंधुआ मजदूरी को हम एक नदी के जैसे देखते हैं। जब नदी, आपको पता होगा कि नदी कैसे बनती है, हो सकता है वो पहाड़ से झरना है, झरने से वो निकलते हुए छोटी छोटी नदी में बहती है, छोटी नदी बड़ी नदी में मिलती है, बड़ी नदी उससे बड़ी नदी में मिलती है, उससे बड़ी नदी में मिलकर जाके आखिर में समुद्र में जाके मिलती है। तो उस जगह पे उनकी कितनी चीजें जो है अटैच हुई है। बंधुआ मजदूरी इसी तरीके से है, एक इंसान स्टार्ट करता है किसी काम की वजह से स्टार्ट करता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें उसके अंदर। बंधुआ मजदूरी में हमने ऐसे केसेस भी देखे जहां पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ,
जहां पे उनको ट्रैफिकिंग करके लेके आया, तो ट्रैफिकिंग भी आ गई बीच में, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी जो आ गया, चाइल्ड लेबर के एंगल को भी इसमें लेके आया, क्योंकि बच्चे हैं वहां पे, बच्चे भी काम कर रहे हैं, और मर्डर को भी लेके आया। बहुत सारे तेलंगाना में बहुत बुरा हाल है। तेलंगाना में अगर देखा जाएगा, बच्चा मर गया है, पेरेंट्स के सामने मर गया है, मालिक की गलती से, मार से मर गया, लेकिन वो मुंह नहीं खोल सकते हैं, आवाज नहीं कर सकते हैं। स्पेशली जो रंगारेड्डी और महबूब नगर के एरिया में बहुत सारे ब्रिकलिन वहां पे हैं, उन लोगों को मार के वहीं पे दबा दिया जाता है, उसी जगह पे खोद के उनको दबा दिया जाता है, और पेरेंट्स चूक नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने बोला तो हमारी अगली मौत हमारी है। तो इसलिए, और इसमें बहुत सारे अपराध जो है लिप्त होते हैं, इसमें शारीरिक प्रताड़ना होती है, गाली गलौज इसमें होता है, जान की जोखिम हमेशा बनी रहती है, स्वास्थ्य और सुरक्षा की अनदेखी होती है। आप बीमार हैं, कोई भी बीमारी है छोटी, एक डॉक्टर को बुलाएंगे, तेलंगाना में यही हैबिट है, जब हम उनसे सुनते हैं उन लोगों से, यही हैबिट है, बुलाएंगे, कोई भी बीमारी है, छोटे लोकल डॉक्टर को कहेंगे इंजेक्शन लगा दो, इंजेक्शन लगा दो, इंजेक्शन लगा दो, और पता चलता है कि वो कितनी बड़ी बीमारी जो है उसके बाद बन गई। यौन उत्पीड़न होता है, बलात्कार होता है, जातिगत हिंसा होती है, गाली गलौज, उसकी जाति को लेकर नीच शब्द कहे जाते हैं उन लोगों से, उन्हें खरीद फरोख्त भी होती है। अभी एक ईंट भट्टा में हम गए काम करने के लिए, वहां पे काम किया, उस ईंट भट्टा के मालिक ने उसको दूसरे ईंट भट्टा को बेच दिया कि ठीक है मेरे यहाँ पे काम खत्म हो गया, अभी तू ले ले, और वो उससे पैसा ले लेता उसके बाद उसके लिए, फिर वो तीसरे में बेच देता है। तो ऐसी जो है तस्करी होती है, और उन्हें खरीद फरोख्त भी उसके अंदर में होती है। बाल मजदूरी, जैसे मैंने कहा कि बच्चे भी आके काम करते हैं। एक ईंट भट्टा का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जहाँ पे जो डीएम साहब गए थे रेस्क्यू करने के लिए, जब उन्होंने देखा कि बच्चे, अभी मैं वो बताना चाहता हूँ कि बदवा मजदूरी की सबसे पहले ये है, बदवा मजदूरी के अंदर एज कोई मायने नहीं रखती है। चाइल्ड लेबर के अंदर एज मायने रखती है, आप 18 साल के बाद आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन बदवा मजदूरी के अंदर एज मायने नहीं रखती है। चाहे वो 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, ऐसे ऐसे इतिहास में ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जो प्रीवियसली जो डीएम साहब लोगों ने और बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को छुड़ाया, जहाँ पे 3 साल के बच्चे को भी आरसी दी गई। तो जब उनसे पूछा गया क्यों 3 साल के बच्चे को आरसी दी है, तो उन्होंने कहा कि जब पेड़ ही जंजीर में है, या जड़ ही जो एक मूल जड़ है, जड़ ही जब बदुआ है, उसकी शाखाएं तो ऑलरेडी बदुआ है, वो कहीं नहीं जा सकती, आजादी से कुछ नहीं कर सकते। तो जब डीएम साहब डायरेक्टली गए उस रेस्क्यू में इन्वॉल्व होने के लिए, तो देखा बच्चे जो हैं एक खेल खेल रहे हैं उस ब्रिकलिन के अंदर। वो क्या खेल है, ईंटों को पलट रहे हैं, ईंटों को पलट रहे हैं, खेल रहे हैं। उनके लिए गेम है, एक गेम है, आना है बस इसको उल्टा सीधा करना है ईंट को, लेकिन वो भी काम के अंदर आता है। वो पलट रहे हैं, सूखेगी तभी तो वो काउंट होगा उधर, तो वो भी काम के अंदर में। जब डीएम साहब ने ये देखा कि ये भी काम है उनका, उन लोगों को भी जो बदवा मजदूरी की कैटेगरी में उनको डाला, उनको रिलीज सर्टिफिकेट दिया गया, उसी के अनुसार आगे की कार्यवाही जो है उस जगह पे जो है की गई। वित्तीय अपराध, और बहुत सारे वित्तीय अपराध भी, जो पैसे का फ्रॉड वगैरह, वो सारे अपराध जो है इसके अंतर्गत में आते हैं। अभी ये कुछ धारणाएं हैं जो एक आम जन रखता है, हो सकता है हम भी रखते हैं, हम भी रखते थे पहले, बदवा मजदूरी के हमको जब तक जानकारी नहीं थी, हो सकता है आप में से कुछ लोग पहली बार ये सुन रहे हो, तो आप भी यही अवधारणा रखते हैं कि क्या है बदवा मजदूरी, कि ये जो हमारी अवधारणाएं हैं वो इस तरीके की हो सकती है। ये अवधारणा की बदवा का अर्थ है जंजीरों से बंधा हुआ श्रमिक, ये अवधारणा, ये हमारी धारणा है कि यही है, लेकिन वास्तविकता जो ये है कि बंधुआ हमेशा एक अदृश्य चैन से बंधा रहता है। वह गरीबी, कर्ज और जान का डर हमेशा एक अदृश्य चैन से जो है वो हमेशा बंधा रहता है। एक हाथी का उदाहरण देंगे, छोटे बच्चे से हाथी को चैन से बांध के रखा जाता है, छोटी मामूली सी चैन होती है, उसको पता है उस समय नहीं तोड़ पाता, कितना भी खींचेगा नहीं टूटेगा, लेकिन उस बड़े हाथी को भी चैन से ही बांध के रखा जाता है, और उसकी मानसिकता हो गई है मैं इसको नहीं तोड़ सकता। चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कितने हजारों पेड़ों को हिला सकता है, हाथी के अंदर इतनी पावर है, लेकिन उसकी मानसिकता हो चुकी है कि मैं इस चेन को नहीं तोड़ पाऊंगा, मैं बचपन में नहीं तोड़ पाया, अभी भी मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। तो ये है कि यह सब पीड़ित की मर्जी से हुआ। कहते हैं तो पीड़ित ने कहा था मेरे को एडवांस दे दो, मेरे को पैसा दे दो, मैंने किया है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन पीड़ित की मर्जी ऐसे मामलों में मायने नहीं रखती है। अगर उसने एग्रीमेंट भी किया है, सब कुछ किया, लेकिन उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये जो मायने नहीं रखती। अगर आप एग्रीमेंट भी करवा के किसी का भी साइन लेके आपने किया हुआ है, ये बीएनएस एक्ट के अंदर है कि जो एग्रीमेंट है वो नल एंड वॉइड ठहरेगा। तीसरा, मालिक को जबरन अपना पैसा वसूल करने का हक है।
हम कहते हैं कि लोन पैसा लिया है, अगर मैं आज मान लीजिए किसी से भी मंजू जी से या रिंकू जी से मैं पैसा लेता हूँ, मेरा दायित्व बनता है मुझे देना है उनको पैसा, लेकिन क्या मैं उनको गला पकड़ के ले उनसे या मारपीट करके लूं? नहीं। यहाँ पे वास्तविकता ये है कि मालिक को कानूनी रास्ता अपनाने का पूरा अधिकार है, मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए, पूरा अधिकार है आपको, लेकिन उसके लिए आप मेरे को जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप मुझे मार नहीं सकते, मेरे परिवार का शोषण नहीं कर सकते। पीड़ित ही ठगी है, वो कभी कभी कहते हैं अरे वो तो पैसे लेके वो ही भाग गया, पैसे लेके उसने मेरे को ठग लिया, काम छोड़ के जो चला गया। लेकिन देखिए कि बदवा मजदूरी की शुरुआत जो होती है पीड़ित को ठगने से ही होती है। कुछ ऐसी चीजें उनको बता के प्रलोभन दिया जाता है, आपको 1000 ईंटों के लिए 1500 रुपए देंगे, आपको एडवांस दिया जाएगा, हफ्ते में एक बार छुट्टी दी जाएगी, आपको घर आने जाने के लिए सब कुछ देगा, ठगने से ही उनकी जो है शुरू होती है। लेकिन ऐसा वास्तविकता में कुछ भी नहीं होता जब वो एक बार काम करने के लिए चले जाते हैं। वो कहते हैं इसमें परिवार की गलती है, हमारी क्या गलती है, हमारी ये धारणा है उसमें परिवार की गलती है बदवा मजदूरी की। लेकिन है कभी कभी परिवार वाले खुद भी पीड़ित होते हैं। इसमें मैं बदवा मजदूरी में एक बच्चे के लिए, लेकिन पूरे परिवार की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे पूरा परिवार जो है काम करने के लिए वहां पे जाते हैं। तो सामाजिक चलन है, समाज में है, पैसा लो काम कराओ चुकाओ, उसको सामाजिक चलन है। लेकिन जो वास्तविकता यह है मानव तस्करी और बदवा मजदूरी कानूनी अपराध है, और ये कानून के अंदर एक अपराध है। आप इसको एक चलन नहीं कह सकते कि नहीं ये तो चलन है, ये तो चल रहा है, सदियों से चलते आ रहा है, बर्तन सिस्टम है, सदियों से चलता आ रहा है, आप काम करो फिर बर्तन लो, या शादी ब्याह में जाके काम करने के लिए, ये सामाजिक चलन है। लेकिन बदवा मजदूरी और मानव तस्करी एक कानूनी अपराध है, ये हमको BLSA एक्ट के अंदर में हमको इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अभी हम एक केस स्टडी करेंगे, एक छोटा सा केस स्टडी हमने बनाया है, कुछ वास्तविकता को, कुछ घटनात्मक चीजों को जोड़ के, और हम इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसमें ये सारे बॉर्डर लेवल के जो तत्व हमने इसमें डाले हुए हैं वो इसके अंदर आते हैं, कौन कौन से तत्व जो है बदवा मजदूरी के इसके अंदर में आते हैं। तो मैं सभी लोगों का सहयोग चाहता हूँ इस जो केस स्टडी के अंदर कि क्या ये सारी चीजें कर्ज, दायित्व, स्टेट माइग्रेशन वर्कमैन एक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारी चीजें उसके अंदर में आती है या नहीं आती। ये केस स्टडी है, मैं पढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें सहयोग दीजिए, एक एक करके अगर पॉइंट बताएंगे कि ठीक है हमने ये इसको पॉइंट को हमने नोट किया है, इसके अंदर में ये पॉइंट है। तो राम जो है उदयपुर का रहने वाला है, उसने महाराष्ट्र के सोलापुर में रहने वाले प्रदीप से अपनी माँ के इलाज के लिए जो 54,000 रुपए उसने उधार दिए। प्रदीप ने राम से कर्ज चुकता होने तक उसे गन्ने के खेत में काम करने के लिए कहा। राम उदयपुर का है, प्रदीप जो है सोलापुर में उसने पैसा दिया, उसने कहा मेरे को माँ के इलाज के लिए मेरे को पैसा चाहिए, जो एक नॉर्मल सी चीज है, शादी ब्याह उसके लिए सब लेते हैं। उसने कहा कि जब तक तू मेरा कर्ज नहीं चुकाता मेरे गन्ने के खेत में तो जो है काम करेगा। उसने उसे हर दिन 300 रुपए प्रति व्यक्ति देने का वायदा किया। राम जो है अपनी पत्नी जो उनकी रानी और अपने 12 वर्षीय बेटी को साथ लेकर गन्ने के खेत में काम करने के लिए सोलापुर चला गया। प्रदीप बहुत सख्त था, जो वो लेके जिससे पैसा उधार लिया वो बहुत सख्त था। राम और उसकी पत्नी और उसकी बेटी को प्रतिदिन 16 घंटे से अधिक काम करने के लिए मजबूर करता था। प्रदीप उसे किराने का सामान खरीदने के लिए राम को हर हफ्ते केवल 600 रुपए का भुगतान किया, हफ्ते में 600 रुपए का भुगतान करता था कि जा किराने का जो पैसा आप लेके आओ। उसको वहां काम करते हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए, पर मालिक कहता है कि अभी भी तुम्हारा कर्जा जो है वो 40,000 रुपए अभी भी बाकी है। जब भी राम हिसाब मांगता उसे मारता पीटता, तो मारा पीटा जाता और कहा जाता कि अभी भी तुम्हारा उधार बाकी है। एक दिन राम को जो घर से फोन आया कि उसकी मम्मी गुजर गई और उसे घर वापस आना है। जब मालिक से अनुमति मांगी तो मालिक ने उसे कहा कि तुम अपनी पत्नी और बच्चों को यहाँ छोड़कर चले जाओ। वो और उसका परिवार बहुत गिड़गिड़ाया उसके सामने, लेकिन उसने उसकी एक नहीं मानी, एक भी उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने जाने के लिए नहीं दिया गया। तो ये एक केस स्टडी है। इसमें अभी अगर आप अपने पास फोल्डर है, अगर फोल्डर का जो पहला हिस्सा अगर आप देखते हैं, इसमें ऊपर ही एक हाथ का जो सिंबल हमने दिया हुआ है बदवा मजदूरी के तत्व करके, तो आप इस केस स्टडी को देख के कोई भी एक चीज बता सकते हैं।